Hello, here is Mosmi. Welcome back to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science class 8 chapter 9 reproduction in animals part 2. If you like the video then please subscribe my channel, press the bell icon and like and share it. So let's start reproduction in animals part 2. अभी तक हमने पार्ट 1 में ये कंप्लीट किया था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से फीटस होता है, फीटस होने के बाद अगर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट देन द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी. तो ऐसे होके फिर हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल के अंदर होता है तो फिर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होता है तो वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल. ये विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या है? रफली हम ऐसे देखा जाए तो विविपेरस अगर बच्चा बड़ी के अंदर बड़ा होकर पैदा होता है, डायरेक्ट बच्चा पैदा होता है तो फिर वो विविपेरस एनिमल्स का सिम्टम्स है. और ओविपेरस मतलब जहाँ पर बच्चे अंडे से पैदा होते हैं. ठीक है, यही दो तो हम इसके डिटेल पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में. तो लेट्स स्टार्ट. वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स ले एग्स व्हिच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस. हमने ऐसा देखा है कि कुछ एनिमल्स जो है वो छोटे बेबी को पैदा करते हैं और कुछ है जो कि अंडे देते हैं और अंडे से फिर बेबी पैदा होता है. तो आपका डिफरेंस मालूम चल गया. इसी हिसाब से हम विविपेरस किसे कहेंगे? विविपेरस वो है द एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस. जो छोटे बच्चे पैदा करते हैं तो फिर वो है विविपेरस. और दोस एनिमल्स व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस. जो कि अंडे को हैच करके उसी में से बच्चा निकलता है वो होते हैं ओविपेरस. आप ऐसे याद रखिए जैसे ओवा से ओविपेरस, उस प्रकार. तो द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. आइए एग्जाम्पल में, जैसे एक्टिविटी 9.2 ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स. इन सब ऑर्गेनिजम्स के एग को आप निहार कर देखिए. कौन कौन सा? फ्रॉग हुआ, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, हैन एंड क्रो और एनी अदर बर्ड्स के एग को देखिए. वेयर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व. तो फिर आप इन सब के अंडे को देखिए और उनका ड्राइंग, उनका एग्स किस आकार प्रकार का होता है उसका चित्र बनाइए. द एग्स ऑफ ए फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज. आपने एग को खुद देख पाए और उसको उसका चित्र ही बना पाए इसीलिए क्योंकि वो सारे एनिमल्स वो मदर ले एग करते हैं और आउटसाइड बॉडी वो देते हैं. ऐसे एग तो सभी प्राणी का प्रोड्यूस होता है पर जो बाहर अंडा देता है फिर जाकर हम देख पाते हैं. बट यू डू नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ ए डॉग, क्रो और कैट. पर एक डॉग, क्रो और कैट का भी एग निकलता है पर आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग. वो बाहर नहीं देते. द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. अंदर ही अंदर ओवा प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन होके अंदर ही अंदर फर्टिलाइज हो जाता है और वो सीधे बच्चे पैदा करते हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स. तो विविपेरस एनिमल्स का एग्जाम्पल आपको पता चल गया. काऊ, डॉग, ये सारे, कैट. Can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals? ऐसे भी और भी आपको आप जब भी देखेंगे आप कैटेगराइज खुद कर पाएंगे. यंग वंस जनरली बर्ड्स जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं ना. तो यंग वंस टू एडल्ट्स, छोटा बच्चा से बड़ा पूरा मेच्योर एडल्ट कैसे होता है? छोटा बच्चा बढ़ता जाता है, खाता जाता है और इसका बॉडी पार्ट्स में चेंजेस होता रहता है. क्या जब वो पैदा हुआ जैसे छोटे बेबी जैसे दिखता है, क्या बड़ा भी ऐसे दिखता है? चाहे वो ह्यूमन का हो या फिर अदर एनिमल का हो, ऐसा नहीं दिखता. उसमें बहुत सारे बॉडीली चेंजेस आते हैं. तो द न्यू इंडिविजुअल्स व्हिच आर बोर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स. तो फिर
वो एग हैच होने के बाद या फिर इंडिविजुअल पैदा होने के बाद फिर वो बढ़ता चलता है जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, तब तक ये ग्रोथ कंटिन्यू करता है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कभी कभी कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि एडल्ट होने के बाद पूरा ही बेबी के टाइम में जैसे दिखते थे उसी से पूरा ही अलग दिखते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म एग। सिल्कवर्म में क्या होता है, एग से लार्वा और कैटरपिलर, फिर उसके बाद प्यूपा और फिर एडल्ट होता है। आप देखिए कितने सारे चेंजेस होते हैं। तो एडल्ट को देखेंगे और एग को देखेंगे तो कितने सारे चेंजेस। कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर एक बड़ा सा वर्म जैसे दिखता है और वो बहुत खाता है। प्यूपा वही स्टेज है जिसका चारों ओर वो कोकुन के अंदर खुद को ढक के रखता है, चारों ओर अपना कोकुन बना लेता है, वो होता है प्यूपा स्टेज। और एडल्ट तो आप जानते हैं सिल्क मॉथ एक बटरफ्लाई की तरह दिखता है। तो फिर है ना काफ़ी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू द एग और लार्वा और कैटरपिलर स्टेज। तो फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल स्टेज है। हम ये तो गया सिल्क मॉथ की बात, अगर हम फ्रॉग की बात भी देखें तो इसे काफ़ी चेंजेस आते हैं। आपको पता नहीं चलेगा उसके एग या फिर लार्वा स्टेज को देख के अरे क्या यही बड़ा हो के फ्रॉग बनेगा, तो देखते हैं उसका क्या सारे स्टेजेस होते हैं। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, टेडपोल, लार्वा, एडल्ट। तो फिर इसका जीवन में 3 स्टेजेस होता है। पहले तो वो एग होके रहता है, इसके बाद वो हैच होके टेडपोल या लार्वा होता है। उसका चित्र आगे दिया गया है। आप टेडपोल को देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि टेडपोल में है जो टेल होता है और बाद में ये टेल और नहीं रहता, एलिमिनेट हो जाता है जब वो एडल्ट बनता है, और बाद में वो बड़ा होकर पूरा फ्रॉग एडल्ट बनता है। ये देखिए इसका चित्र आप देख पा रहे हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ टेडपोल में कितना छोटा सा, और जब फिर बड़ा होता है उसका वो टेल कहाँ गया, टेल फिर एलिमिनेट हो जाता है अपने आप और ये फ्रॉग बन जाता है। तो फिर यही है स्टेजेस। ये इसमें काफ़ी चेंजेस होता है। तो फिर इसको अगले पेज में हमको दिया गया है मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये जो इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ ना, तो ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम the egg to the adult stage. We find that there are 3 distinct stages, that is egg to tadpole to adult. Don't the tadpole look so different from the adults? तो टेडपोल जो है एडल्ट से बिल्कुल ही वो अलग दिखता है। कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल्स वुड समडे बिकम फ्रॉग्स? तो फिर ये देखकर विश्वास ही नहीं होता। सिमिलरली द कैटरपिलर और द पीपा ऑफ सिल्कवर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ। ऐसे ही हमने देखा कि जो कैटरपिलर स्टेज में होता है लगता है कि जैसे कोई वर्म है, पर वो अगर सिल्क मॉथ बन जाए तो फिर वो लगता है जैसे बटरफ्लाई जैसा है। तो फिर काफ़ी चेंजेस आ जाता है उसके ज़िंदगी में। The features that are present in the adult are not found in these young ones. तो फिर बड़ा होने के बाद उसमें जो सारे बदलाव आते हैं, जो सारे फीचर्स अंग प्रत्यंग होते हैं वो छोटे में नहीं होते हैं। Then what happens to the tadpole or caterpillar thereafter? तो फिर ये कैटरपिलर और टेडपोल के साथ क्या होता है? You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. आपने देखा होगा कोकून से एक सुंदर सा मध निकल आता है। इन द केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो फिर इन केस ऑफ फ्रॉग के केस में क्या होता है, वो ऐसे कुदकता फुदकता और स्विमिंग करता एक के एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, वो लार्वल स्टेज ऐसे जोर का उसका बहुत दमदार ड्रास्टिक चेंजेस होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं और ट्रांसफॉर्म होके एडल्ट बन जाता है। तो इसी स्टेज को, इसी प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बोलने से आपको ये ज़रूर याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। What about the changes that we observe in our body as we grow? तो फिर हम जब बड़े होते जाते हैं हमारे बॉडी में भी तो चेंजेस आता रहता है। Do you think we too undergo metamorphosis? आपको क्या लगता है कि हमारा भी मेटामॉर्फोसिस होता है? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. हमारा तो जब हम पैदा होते हैं, बड़े होने के बाद जो जो हमको बॉडी पार्ट्स चाहिए पैदा होते ही वो सब हमारे में मौजूद होता है।
और हमें कोई ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो पार्टनर की ज़रूरत होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल बॉडी इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑफ इट्स टाइप, सिमिलर ऑफ इट्स टाइप, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। ये प्लांट रिप्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के थे, कटिंग, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन, ये सारे थे। यानी कि एक सिंगल बॉडी में से फिर दूसरा उसी टाइप ऑफ नया बन सकता है, प्लांट हो या एनिमल हो। तो फिर इसमें आइए डिस्कस करते हैं आप एनिमल्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको कम से कम इतना तो पता चल गया, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, बस एक सिंगल पर्सन इज सफिशिएंट टू रिप्रोड्यूस ऑफ इट्स सिमिलर काइंड। ओके, देन so far we have learned about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? हमने बड़े बड़े जीवों के बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि ये होता है वो होता है, पर छोटे जीवों भी तो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फिर वो कैसे करते हैं, जैसे हाइड्रा हुआ, एमोबा हुआ। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? लेट अस फाइंड आउट। आपको अगर नहीं पता तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगले पेज में दिया गया है, ये है हाइड्रा। तो फिर गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा का एक परमानेंट स्लाइड लीजिए। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और ए माइक्रोस्कोप। इसको आप हैंड लेंस से भी देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू से भी देख सकते हैं। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। आप देखिए कि पेरेंट बॉडी में किसी छोटा सा बल्जिंग, यानी कि थोड़ा ऊंचा होकर कुछ जैसे उग रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस। ऐसे एक ही नहीं बल्कि एक से भी ज़्यादा बल्जेस हो सकता है। ड्रा द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। अब डायग्राम हाइड्रा का बनाइए। एच यू सी इट कंपेयर इट विद द फिगर 9.1। तो फिर और इसको कंपेयर कीजिए। इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस। प्रत्येक हाइड्रा में एक से ज़्यादा भी बल्जेस हो सकता है। दिस बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। तो फिर ये जो बल्जेस कुछ और नहीं बस यही है बर्ड्स, जिससे कि न्यू इंडिविजुअल पैदा हो सकते हैं। वो अलग हो जाएगा और फिर वो न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा की तरह बढ़ने लगेगा। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। ऐसे अब आपने और कहाँ पढ़ा था, ये प्रोसेस होता है बर्डिंग। तो फिर ये आपने पढ़ा था ईस्ट में, है ना। ईस्ट भी अपने आप में दोनों ओर भी कभी कभी बर्ड निकल लेता है और 2 चेन्स ऑफ ईस्ट पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है हाइड्रा में। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। तो फिर हाइड्रा में भी एक सिंगल पेरेंट में से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होना, आउटग्रोथ होना और फिर उसको शुरू हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्लियर हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ये ऐसा रिप्रोडक्शन है इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जिसमें कि ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। एक ही बॉडी से तो हाइड्रा से ही तो नया हाइड्रा पैदा हो रहा है। तो सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। तो इसी प्रकार यानी कि इसी प्रकार एक बल्जिंग निकलना, फिर वो सेपरेट होके अपना खुद हाइड्रा जैसे ग्रोन अप हाइड्रा जैसे वो ग्रो करेगा, उसी को कहते हैं बर्डिंग। पहले बर्ड पैदा होता है, इसीलिए ये प्रोसेस है बर्डिंग। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organisms amoeba. Let us see how this happens. तो फिर आइए देखते हैं amoeba में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। amoeba जो है उसको इमोर्टल माना जाता है। क्यों? अरे सारे एनिमल्स का तो डेथ होता है, तो फिर एमीबा को इमोर्टल क्यों माना जाता है? आप ये रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आप भी कन्विंस हो जाएंगे। अरे हाँ, तो सी हाउ दिस हैपेंस। You have already learned about the structure of amoeba. amoeba के स्ट्रक्चर के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। कैसा है? उसमें एक ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। उसमें खाने के लिए और चलने के लिए सीडोपोडिया निकलता रहता है जो उसको मदद करता है। उसका फूड वैक्यूल्स होता है, वो स्टोमक की तरह जैसे काम करता है और सिंगल सेल में सारा काम होता है जैसे मल्टी सेलुलर में होता है ना। तो
You have already learned about. You will recall that amoeba is a single cell organism. ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. और इसका डिवीजन पहले इसका न्यूक्लियस दो भाग होकर डिवीजन होकर दो न्यूक्लियाई हो जाता है. दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू. तो इसके बाद इसका बॉडी भी दो भाग हो जाता है. देखिए फर्स्ट स्टेप में इसका न्यूक्लियस दो भाग हो जाता है, इंटू टू न्यूक्लियाई हो जाता है. फिर इसके बाद उसका बॉडी का डिवीजन हो जाता है. ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस. और प्रत्येक भाग बड़ी भाग जो दो भाग हो गए एक एक न्यूक्लियस पीस चला जाता है. फाइनली टू एमोइबाज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट एमोइबा. तो फिर फाइनल स्टेज जब पहुंचता है तो वो दो एमोइबा हो जाते हैं. उनके बॉडी पार्ट्स भी दो भाग और उनके न्यूक्लियस भी दो भाग. तो अब बन गया ना, एक एमोइबा दो भाग में बट गया. वो अपने बच्चों में जीवित रहता है. तो फिर उसका डेथ कहाँ हुआ? अब मम्मी वाला एमोइबा कहाँ गया? तो फिर उसका डेथ नहीं होता. और दिस टाइप ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. बाई मतलब होता है टू, यूनि मतलब वन, ट्राई मतलब थ्री, ऐसे ही है. तो फिर बाइनरी फिशन मतलब ये फिशन में दो भाग हो जाते हैं. तो फिर द रिप्रोडक्शन इन which an animal reproduces by dividing into two individuals, दो इंडिविजुअल हो जाता है, is called binary fission. Clear? Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduces young ones. ये दोनों के सिवा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि सिंगल पेरेंट मम्मी बन सकता है और नया यंग वंस रिप्रोड्यूस कर सकता है. यू विल स्टडी अबाउट दिस इन द हायर क्लासेस. हायर क्लासेस में इसका और भी डिटेल में देखा गया है. आइए थोड़ा जान लेते हैं हम डॉली के बारे में. डॉली की क्या स्टोरी है, तो आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. ये डॉली की कहानी जो है ये प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल. एक सेल का या एनी अदर लिविंग पार्ट का और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का एक एग्जैक्ट कॉपी होना, उसे क्लोनिंग बोलते हैं. तो क्लोनिंग of an animal was successfully performed by the first time by an Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. स्कॉटलैंड के एडनबर्ग में हमारे इयान विल्मट थे और उनके सहयोगी थे जो कि ये सब ने ये किया था और सक्सेसफुली क्लोन्ड ए शिप जिसका नाम है डॉली. ऐसे क्लोन करके उन्होंने ये शिप पैदा कर दिए थे, प्रोड्यूस कर दिए थे जिसका नाम है डॉली. और डॉली वाज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 में ये पैदा हो गया था. और ये फास्ट एनिमल टू बी मामल टू बी क्लोन्ड. ऐसे क्लोन होने में ये फास्ट मामल है. ये डॉली ऐसा फाइनली ये मर गया था. कब मर गया था? 14 फरवरी 2003 में ये मर गया था. ऐसे तो क्लोनिंग करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना परीक्षण किए हैं पर वो ज़्यादा या तो बर्थ होने से पहले मर जाते हैं या फिर पैदा होने के तुरंत बाद मर जाते हैं. तो फिर डॉली सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल्स था जो कि वो भी मर गया है. आप डिटेली चाहे तो और भी जान सकते हैं. तो फिर इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू. With this, we complete our chapter. If you like my video, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.